नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, पहले राजस्थान में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे, लेकिन अब जिस तरह से अभी 2 रोज़ पहले कांग्रेस पार्टी के विधायक जुबेर खान, जो अलवर से रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के विधायक चुने हुए थे, उनकी जिस तरह से उनका निधन हुआ है, उसके बाद में निश्चित रूप से अब 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, ये बिल्कुल तय है। हालांकि तारीख अभी डिसीजन नहीं हुआ है तारीख का, लेकिन बहुत जल्दी तारीख का ऐलान भी हो जाएगा। देखने वाली बात यह है कि ये जो 7 सीटें हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये कहते फिरे कि हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है और हम अच्छी सफलता हासिल करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी इन पूरी सीटों पर फंसी हुई है। हालांकि बेशक भजनलाल शर्मा ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है, भजनलाल शर्मा की साफ सुथरी छवि है, लेकिन इन 7 सीटों पर जो विभिन्न राजनीतिक दलों की जो राजनीतिक हैसियत है और जो पिछला रिकॉर्ड है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। और अभी भी जिस तरह के वहाँ पर हालात बने हुए हैं, उन हालातों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी कई सीटों पर 7 में से, चाहे वो दौसा विधानसभा सीट हो, चाहे देवली उनियारा हो और चाहे झुंझुनू सीट हो, इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा ज़्यादा भारी दिख रहा है। तो खींवसर विधानसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक जो ताकत है वो अभी भी बरकरार है। भले ही वो कम वोटों से पिछले विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को यहाँ से सफलता मिली हो, लेकिन जहाँ तक अभी भी जो वहाँ के हालात हैं, जिस तरह से वहाँ की राजनीतिक परिदृश्य बना हुआ है, उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी चुनौती वहाँ पर दे सकती है और इस सीट पर अपनी जीत को बरकरार रख सकती है। और आप सबको पता है कि 84 सलूम्बर जैसी विधानसभा सीटों पर बाप पार्टी के उम्मीदवार झंडा गाड़ सकते हैं। वहाँ पर उनकी ताकत में अभी किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आई है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार उनसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से तेवर दिखा रहे हैं राजकुमार रोत, महेंद्र सिंह मालवीय, जो पहले कांग्रेस के थे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और उन जैसे दिग्गज नेता को जिस तरह से राजकुमार रोत ने हराया है, तो निश्चित रूप से उन दोनों सीटों पर भी भारत आदिवासी पार्टी की स्थिति मजबूत है। अब बात कर लेते हैं हम आज जिस सीट पर चर्चा करने जा रहे हैं वो देवली उनियारा विधानसभा सीट पर थोड़ी हल्की चर्चा आपके साथ में कर लेता हूं, क्योंकि ये जो सीट है इस सीट पर ये टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में ये सीट आती है। और टोंक सवाई माधोपुर से जिस तरह से हरीश मीणा यहाँ से सांसद चुन लिए गए हैं, पहले देवली उनियारा से वे कांग्रेस पार्टी के विधायक चुने गए थे दूसरी बार, तो ये तो कह सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो हर हाल में इस बार इस सीट पर भी जीत हासिल करने का सपना जरूर देख रहे हैं। ये बात अलग है कि आप सबने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले जब यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में विजय बैंसला के समर्थकों ने जिस तरह से आवाज़ उठाई थी, राधा मोहन अग्रवाल उस समय भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश प्रभारी उस मीटिंग में मौजूद थे और ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहे थे कि जिन लोगों ने विधानसभा चुनावों में पार्टी विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया, जिन्होंने पार्टी प्रत्याशी को हराने का काम किया, पहले उनके खिलाफ तो कार्रवाई कीजिए। तो इस घटना को भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीरता से लेती है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो निशाना था उस समय जो नारेबाजी कर रहे थे वो विजय बैंसला के समर्थक थे और वो राजेंद्र गुर्जर जो वहाँ से ऑलरेडी 2013 में विधायक रह चुके थे। करीबन जब उन्होंने चुनाव जीता था 2013 में, रामनारायण मीणा को उन्होंने करीबन 29,000 वोटों से 2013 के विधानसभा चुनावों में हराया था। तो ये जो नारेबाजी हो रही थी वो राजेंद्र गुर्जर को लेकर ही हो रही थी। तो ये कह सकते हैं कि अभी राजेंद्र गुर्जर और विजय बैंसला दोनों के बीच में वहाँ पर काफ़ी दूरियां हैं, दोनों समर्थक आपस में बटे हुए हैं। तो जब समर्थक आपस में बटे हुए हैं तो ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पर जो गुर्जर समाज के करीबन 45 से 50 हज़ार वोटर बताए जा रहे हैं वो भी थोड़े
बट से गए हैं। यानी जो भाजपा को जो वोट डालते हैं गुर्जर मतदाता, उनमें भी वहाँ पर बिखराव की स्थिति है। उधर कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस तरह से प्रहलाद गुंजल को टिकट दिए जाने की चर्चाएं हो रही है, तो प्रहलाद गुंजल भी गुर्जर समाज के काफ़ी दबंग नेता है। तो ऐसी स्थिति में गुर्जरों के वोट जिस तरह से वहाँ पर बटेंगे, अगर प्रहलाद गुंजल वहाँ पर खड़ा होते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, और अगर विजय बैंसला और राजेंद्र गुर्जर के बीच में समझौता नहीं करवाया जाता है भाजपा के रणनीतिकारों की ओर से, दोनों नेताओं के दिल आपस में नहीं मिलाए जाते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ स्थिति कैसे अच्छी हो सकती है, इस बात को खुद भजन लाल शर्मा भी समझते होंगे और मदन राठौड़ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वे भी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि राजेंद्र गुर्जर भी यहाँ पर प्रबल दावेदारी कर रहे हैं टिकट की। 2018 के विधानसभा चुनाव में वो करीबन 21,000 वोटों से वो हारे थे, लेकिन उनका कहना है कि अब चुनाव तो विजय बैंसला भी हार गए हैं 19,000 वोटों से, और जबकि मैं ऑलरेडी 2013 में अगर 29,000 वोटों से जीता हूं। मैंने मेरे क्षेत्र में काम भी करवाए हैं, मैं कोई भारी उम्मीदवार नहीं हूं, मैं यहां का लोकल उम्मीदवार हूं। मेरी गुर्जर समाज में ही नहीं बल्कि अन्य जाति और बिरादरी में भी मेरी अच्छी पेठ है, तभी तो मैंने पहले विधायक यहाँ से चुना गया हूँ, तो क्यों ना मुझे इस बार मौका दिया जाए। उधर विजय बैंसला के पीछे किरोड़ी बैंसला का नाम है और विजय बैंसला भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, और उसी भाषण शैली में उनका उसी अंदाज में उसी तरीके से वही लाल पगड़ी पहनकर अपने पिता किरोड़ी सिंह बैंसला की तरह वे भाषण देते हुए नज़र आते हैं और काफ़ी अच्छी समझ भी है। लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वे थोड़ा उनको बाहरी उम्मीदवार के तौर पर मानते हैं, लेकिन इस बात में बाहरी उम्मीदवार के रूप में अगर उन्हें माने तो ये कोई ज़्यादा मानने वाली बात नहीं कही जाएगी, क्योंकि किरोड़ी सिंह बैंसला एक ऐसे गुर्जर समाज में ही एक ऐसे उनकी छवि रही है, जिस तरह से उन्होंने आंदोलन में जो भूमिका निभाई और जिस तरह से गुर्जर आज जो आरक्षण का लाभ हासिल कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की ही थी। और किरोड़ी सिंह बैंसला का ये सपना भी था कि उनके जीते जी उनका जो पुत्र है विजय बैंसला वो राजनीति में ठीक तरीके से सक्रिय हो जाए, स्थापित हो जाए। तो विजय बैंसला अब हालांकि खुद की पर्सनैलिटी को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है, लगातार वो सक्रिय भी रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही आ रही है कि राजेंद्र गुर्जर को भी इस इलाके में हल्का नहीं माना जा सकता। वो यहाँ के लोकल नेता हैं, इसलिए इन दोनों नेताओं के बीच अगर आपस में जब तक जो राजनीतिक दूरियां बनी हुई है वो दिल से नहीं मिटाई जाएगी, तब तक यहाँ पर कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन हो सकता है जब दो नेताओं के बीच यहाँ पर लड़ाई चल रही है और जब भाजपा को ऐसा लगे कि अगर राजेंद्र गुर्जर को वो टिकट देंगे तो विजय बैंसला के समर्थक नाराज़ हो जाएंगे, वो बाद में भीतरघात की स्थिति पैदा करेंगे। अगर विजय बैंसला को देंगे तो राजेंद्र गुर्जर के समर्थक भीतरघात की स्थिति पैदा करेंगे। तो हो सकता है जिस तरह से अलका गुर्जर है, प्रभुदयाल सैनी हैं जो पहले मंत्री रह चुके हैं, माड़ी समाज के भी यहाँ पर करीबन 40,000 वोटर हैं, कम वोटर नहीं हैं। प्रभुदयाल सैनी भी एक अच्छी छवि के, साफ सुथरी छवि के राजनेता रह चुके हैं, पहले कृषि मंत्री हैं, वर्तमान में उपाध्यक्ष पद पर तैनात हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अलका गुर्जर, प्रभुदयाल सैनी और विक्रम सिंह गुर्जर जैसे नेता जो दावेदारी कर रहे हैं, सीताराम पोशवाल भी दावेदारी कर रहे हैं, तो हो सकता है उनमें से किसी को यहाँ पर उम्मीदवार बना दिया जाए इन दोनों की आपस की लड़ाई में। लेकिन मेरा ये जो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि यहाँ पर जिस तरह से जातिगत मतदाताओं की संख्या है, भले ही मीणा समाज के मतदाता यहाँ पर करीबन 60,000 हैं और एससी समाज के, गुर्जर समाज के मतदाता करीबन 50,000 हैं, एससी समाज के नेता, एससी समाज के मतदाता करीबन 45,000 हैं, ब्राह्मण 20,000 हैं, अल्पसंख्यक भी यहाँ पर 20,000 हैं, माली समाज के 40,000 वोटर हैं, तो और वैश्य समाज के भी करीबन 18-20,000 वोटर हैं। तो ये जो वोटों की स्थिति बनी हुई है, इन स्थितियों में आप सबको पता है कि अभी तक यहाँ पर अब 4 चुनाव हुए हैं, उनमें 4 चुनावों में सिर्फ राजेंद्र गुर्जर ही 2013 में यहाँ से चुनाव जीते हैं भाजपा के, अन्यथा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के 2 बार हरीश मीणा, 1 बार राम नारायण मीणा यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। क्योंकि जो मीणा समाज के जो वोटर हैं वो ऑलरेडी कांग्रेस
कांग्रेस के प्रति ज़्यादा झुकाव रहता है और कांग्रेस पार्टी यहाँ से मीणा समाज के व्यक्ति को ही टिकट देती रही है। फिलहाल अब ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है इस बार प्रहलाद गुंजल जो गुर्जर समाज के उन्हें वोट कर दे और उसके बाद में मीणा समाज के जो वोटर जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे वो कितना प्रहलाद गुंजल को सपोर्ट करेंगे ये तो फिर आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर जो रेगर हैं, बेरवा हैं और खटीक समाज के वोटर भी काफ़ी अच्छी तादाद में हैं। तो जिस तरह से डिप्टी सीएम उप डिप्टी सीएम पद पर डॉक्टर प्रकाश चंद्र बेरवा को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया हुआ है और फिर ऐसा भी कहा जा रहा है तो वो भी बेरवा समाज के जो एससी के वोटरों को काफ़ी खींचकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के में डलवा सकते हैं। और फिर ऐसा भी ऐसा माना जाता है कि हर आदमी चाहेगा कि डबल इंजन की सरकार हो और हर विधायक चाहेगा कि उसी पार्टी का विधायक बने जिसकी सरकार हो तो वो काम ज़्यादा करवा पाएगा। तो इस तरह की मतदाताओं की अगर सोच होती है तो फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बन सकता है। लेकिन आप सबने देखा होगा कि पिछले दिनों जिस तरह से हिंदुस्तान में जहाँ जिस स्टेट में उपचुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। इसलिए देवली उनियारा की हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यही है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अभी वहाँ के हालात कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर राजेंद्र गुर्जर और विजय बैंसला के आपस की लड़ाई को वहाँ पर दूर करवाने में भाजपा वहाँ पर सफल होती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कड़ी चुनौती दे सकती है। अन्यथा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों।